बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये सीसीएन का हमारा थर्ड लेक्चर है। और इससे पहले हमने ये ओएसआई मॉडल की जितनी लेयर्स थी उनको कवर किया था पिछले सेशन में। तो उम्मीद है आप सब सेशन से अटैच होंगे, क्योंकि अगर सेशन ब्रेक हो जाता है तो फिर डेटा लॉस होना शुरू हो जाता है, बैकलॉग होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो आज का लेक्चर समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जो प्रीवियस लेक्चर हैं सीसीएन के वो देखें, पहले उनको देखें फिर इस लेक्चर पे आएँ। ठीक है, वरना वैसे तो मैं कोशिश करूँगा इस तरह समझाऊँ कि आपको ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी ठीक है। अच्छा, इससे जो हमारे इस लेक्चर से जो पहले वाले लेक्चर्स हैं उनमें हमने बेसिकली हर लेयर को की ब्रीफ देखी थी कि हर लेयर में क्या होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फिजिकल लेयर है, हमें पता है फिजिकल लेयर आपकी एक तरीके से एज अ मीडियम एक्ट करती है ये, और इट कुड बी वायर और वायरलेस, जिसके थ्रू आपका डेटा ट्रांसमिट होता है। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है कि फ्रेमिंग होती है उसी डेटा की, यानी बिट से वो कन्वर्ट होता है फ्रेम्स में। ठीक है, और विद इन अ नेटवर्क ये काम करता है। उसके बाद हमारे पास नेटवर्क लेयर थी। नेटवर्क लेयर में हमारे पास क्या होता है कि डेटा आपका पैकेट्स में डिवाइड होता है और स्टोर एंड फॉरवर्ड होता है टू द बेस्ट पाथ। उसके बाद हमारे पास थी ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर में बेसिकली क्या होता है कि आपका डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन ट्रांसमिट होता है, उसमें बीच में जो एरर होते हैं वो डिटेक्ट और करेक्ट होते हैं। और इसमें प्रोटोकॉल जो यूज़ होते हैं वो टीसीपी प्रोटोकॉल, जो कि आपके पास इस्टेब्लिश कनेक्शन बेस्ड प्रोटोकॉल है, और यूडीपी प्रोटोकॉल होता है जो कि कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होते हैं। इसमें आपका डेटा बस ट्रांसमिट हो जाता है रिगार्डलेस ऑफ एनी फीडबैक। ठीक है, तो उसके बाद सेशन लेयर थी। सेशन लेयर में वही होता है कि आपके पास सेशन एक स्टैब्लिश होता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर, और आपके पास डेटा ट्रांसमिट होता है। और डेटा ट्रांसमिट इस तरह होता है कि एक कनेक्शन बनता है यूज़र और सेंडर और रिसीवर के दरमियान, और आपका जो सेशन में जो आपका डेटा ट्रांसमिट हो रहा होता है, सही है, वो मैनेज हो रहा होता है। और जब डेटा आपका ट्रांसमिट हो जाता है तो उस सेशन आपका क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। उसके बाद क्या था आपके पास प्रेजेंटेशन लेयर। प्रेजेंटेशन लेयर में क्या होता है आपके पास, प्रेजेंटेशन लेयर में बेसिकली आपके पास जो डेटा जो आप भेज रहे होते हो वो आपका क्या होता है, इनक्रिप्ट होता है, डिक्रिप्ट हो रहा होता है रिसीवर साइड पे, यानी सेंडर साइड पे इनक्रिप्ट होता है, और क्या होता है वो कंप्रेस होता है ताकि वो रिलायबिलिटी के साथ ट्रांसमिट हो, एफिशिएंटली ट्रांसमिट हो। ठीक है, इसकी बैंडविड्थ थोड़ी कम कर दी जाती है, कंप्रेस कर दिया जाता है उसको। वो इनक्रिप्ट होता है, और जब जैसे रिसीवर तक वो पहुंचता है तो वो डिक्रिप्ट होकर रिसीवर को मिल जाता है। प्रेजेंटेशन लेयर क्या होती है, प्रेजेंटेशन लेयर में हम क्या करते हैं कि बेसिकली एक यूज़र इंटरेक्शन के लिए एक इंटरफेस प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट है, तो वेबसाइट का जो प्रोटोकॉल है वो HTTP प्रोटोकॉल है, और जो अगर आप कोई फाइल ट्रांसमिट कर रहे हो तो उसका प्रोटोकॉल होता है FTP, और अगर आप कोई मेल कर रहे हो तो उसका प्रोटोकॉल होता है SMTP। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, हर लेयर को स्टडी करेंगे डेप्थ में। ठीक है, डिटेल में। तो आज की जो पहली लेयर है वो है डेटा लिंक लेयर। तो लेट्स बिगिन। डेटा लिंक लेयर में क्या होता है कि डेटा लिंक लेयर में और नेटवर्क लेयर में फ़र्क ही ये है कि डेटा लिंक लेयर बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है फॉर होप टू होप डिलीवरी। ठीक है, यानी इसका सोर्स और डेस्टिनेशन से तो कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, यानी ये रिस्पॉन्सिबल होती है सिर्फ एक नोड से दूसरे नोड पर डेटा भेजने के लिए विद इन अ नेटवर्क। यानी एक नेटवर्क में रहते हुए, एक नेटवर्क में रहते हुए डेटा किस तरह आपका जाएगा रिलायबली, ये इस लेयर में डिसाइड होता है। ठीक है, थ्रू फ्लो कंट्रोल, थ्रू एक्सेस कंट्रोल, थ्रू एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन, ये सब हम देखेंगे। सही है, तो बेसिकली अच्छा नोट होती क्या है, नोट होती ये है कि एक तरीके से कुछ डिवाइस हो आपस में कनेक्ट हुई हैं विद इन सम चैनल, जिसको हम लिंक भी बोलते हैं। तो ये डिवाइसेस ही होती हैं। लेट्स सपोज अगर मैं इसको समझाना चाहूँ, ये डिवाइसेस कनेक्ट हुई हैं सोर्स पे और ये डेस्टिनेशन है। लेट्स सपोज अगर मुझे डिवाइस या टू है, कोई भी आप ले लो, डिवाइस टू ले लेते हैं। टू से डेटा मुझे भेजना है वन में, यानी सोर्स है टू, डेस्टिनेशन है वन। यहाँ से यहाँ तक डेटा भेजने के लिए ना आपकी यूज़ होती है नेटवर्क लेयर वैसे तो, सही है, लेकिन अब इसको और थोड़ा श्रिंक करें। हम फॉर एग्जांपल ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, कराची से इस्लामाबाद ट्रेन जानी है लेट्स सपोज, तो क्या चली जाती है? नहीं, बीच में स्टेशंस आते हैं। एक स्टेशन आएगा, दूसरा स्टेशन आएगा, तो उस स्टेशन टू स्टेशन ट्रेन भेजने के लिए
अगर मैं इसको टेक्निकल वर्ड में अब कन्वर्ट करूँ, जो लेयर यूज़ होती है, जो प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं, वो किसके यूज़ होते हैं? डेटा लिंक लेयर के। जो लेयर यूज़ होती है वो डेटा लिंक लेयर होती है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक डेटा भेजने के लिए विथ एरर करेक्शन, एरर डिटेक्शन करेक्शन, विथ फ्लो कंट्रोल, वो कौन सी लेयर होती है? डेटा लिंक लेयर। यानी इसका सोर्स से डेस्टिनेशन से अभी कोई ताल्लुक नहीं है, ये आगे नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर में काम हो रहे होते हैं, सही है। लेकिन जब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जो डेटा भेजना है, तो कैसे भेजना है, कितना भेजना है, किस कैपेसिटी से भेजना है, कोई एरर तो नहीं है इसमें, सिंक्रोनाइजेशन चेक होती है इसमें, तो ये सारा काम आपका किसमें एक्युमुलेट हुआ है? डेटा लिंक लेयर में, ठीक है। तो अगर लेट्स सपोज मुझे यहाँ से यहाँ डेटा भेजना है, तो ये आपका लेट्स सपोज एक स्टेशन ये है, पहले स्टेशन में डेटा आपका जाएगा, फिर इस राउटर के थ्रू इस राउटर डेटा भेजना है, यहाँ पर आपका कौन सी लेयर यूज़ होगी? डेटा लिंक लेयर यूज़ होगी, और फिर यहाँ से यहाँ डेटा चले जाएगा। तो इस तरह आपके क्या होता है कि स्टेप्स में डेटा जाता है, यानी फ्रेम में डेटा जाता है। फ्रेमिंग क्यों करते हैं हम? फ्रेम्स का क्या मतलब है? फ्रेम का मतलब ये है कि लेट्स सपोज अगर आप कोई लेटर भेज रहे हो, अब मल्टीपल बहुत सारे लेटर्स हैं, तो अगर आप इनको फ्रेम में डिवाइड नहीं करोगे या ऑर्गेनाइज नहीं करोगे तो क्या नुकसान होगा? फॉर एग्जाम्पल मुझे लेटर भेजना है, 2 लेटर भेजने हैं, एक किसी और एड्रेस से भेजना है और एक फॉर एग्जांपल मुझे दोनों अलग अलग एड्रेस से भेजने हैं, तो क्या अगर मैं इनको फ्रेम में नहीं करूँगा, उसमें हेडर प्रोवाइड नहीं करूँगा, उसको एड्रेस प्रोवाइड नहीं करूँगा, तो दोनों लेटर्स मेरी एक ही कंसीडर होके एक किसी एक जगह पे चले जाएंगे। भैया ऐसा नहीं करना, भैया तो उनको अलग अलग एड्रेस भेजना है। तभी यहाँ एक टर्म यूज़ होती है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस क्या होता है? बेसिकली फिक्स एड्रेस होता है किसी भी एक डिवाइस का, जिसके थ्रू 2 डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं विद इन अ नेटवर्क। यानी अगर मुझे यहाँ से यहाँ डेटा भेजना है, तो यहाँ पर इस डिवाइस का मैक एड्रेस यूज़ होगा, जो कि इसका परमानेंट एड्रेस होता है, और डेटा आपका इस नोड के थ्रू क्या हो जाएगा, इस नोड पे डेटा क्या हो जाएगा? ट्रांसमिट हो जाएगा, ठीक है, सही है। यानी अब डेटा लिंक, फॉर एग्जांपल इसका मतलब क्या इसको क्या कंक्लूड करूँ मैं? इसका मतलब ये कि अगर मैं 2 डिवाइस को कम्युनिकेट करवाना है और वो एक ही लेयर पे, एक ही नेटवर्क पे हैं, तो फिर इसका मतलब मुझे नेटवर्क लेयर पे जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि नेटवर्क लेयर में अक्रॉस दी नेटवर्क, यानी मल्टीपल जब पाथ आ जाते हैं, मल्टीपल नेटवर्क आ जाते हैं, तो वहाँ पर नेटवर्क लेयर काम करती है, क्योंकि वो बेस्ट पाथ प्रोवाइड करती है कि किस पाथ पे आपको डेटा भेजना है थ्रू फॉरवर्डिंग, स्टोरिंग एंड फॉरवर्डिंग के पैकेट्स। लेकिन ये बात होती है एक ही नेटवर्क की, यानी आपके पास लेट्स से मल्टीपल डिवाइसेस हैं, लेकिन चैनल एक ही है, तो फिर आप उस डिवाइसेस का फिक्स एड्रेस, जो कि मैक एड्रेस होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल, वो यूज़ करते हुए भी डेटा भेज सकते हो। आई थिंक इट्स क्लियर नाउ, ठीक है। तो नोट वगैरह सब मैंने बता दिया। कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू दी चैनल एंड दैट चैनल इज लिंक। अब देखेंगे आगे इसको, सही है। अच्छा, डेटा लिंक प्रोटोकॉल क्या करते हैं? डेटा लिंक प्रोटोकॉल्स में ये है कि ये बेसिकली इनकैप्सुलेट का मतलब मैं ईजी वर्ड में बताऊँ, डेटा को जिस तरह आपका जो लेटर था ना, उसको हमने क्या किया था? एनवेलप में क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। वो एनवेलप समझ लें आप क्या है, आपका एक तरह से आपने उस लेटर को क्या कर दिया? इनकैप्सुलेट कर दिया। इनकैप्सुलेशन में बस एक चीज़ आती है कि आप एक हेडर फील्ड और एक ट्रेलर फील्ड प्रोवाइड करते हो, ठीक है। यानी आप डेटा को जो आपका, अच्छा यहाँ पर वर्ड यूज़ होगा नेटवर्क लेयर डेटाग्राम। अगर आप लेट्स सपोज सेंडर हो, हम मोस्टली सेंडर साइड से देख रहे होते हैं, सेंडर साइड पे क्या होता है कि आपके पास नेटवर्क लेयर से डेटा आता है, यानी नेटवर्क लेयर पहले अगर आप देखें, लेट्स सपोज मैं लिख के बता देता हूँ, ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर हम सेंटर साइड से देख रहे हैं, तो पहले आपके पास कौन सी लेयर आएगी? नेटवर्क। उसके बाद कौन सी आएगी? डेटा लिंक, ठीक है। ऐसे ही होगा, डेटा आपका यूं जा रहा होगा, ऐसा ही है ना, बिल्कुल। मैं इसलिए कह रहा हूँ थोड़ा सा रिवाइज कर लेगा पिछले लेक्चर्स को, तो ताकि आपको आसानी हो। तो अब जब नेटवर्क लेयर से डेटा आ रहा है पैकेट्स की फॉर्म में और सेंडर है हम, तो ये क्या होगा? इस डेटा को इनकैप्सुलेट करेगा, जो कि किसका डेटा होगा? नेटवर्क लेयर डेटाग्राम होगा। क्या करेगा? उसको एक डेटा फील्ड प्रोवाइड कर देगा, उस डेटा फील्ड में क्या होगा? हेडर्स होंगे, ट्रेलर्स होंगे। क्यों? ताकि आपका डेटा रिलायबली ट्रांसमिट हो, यानी हर पैकेट आपका जो आ रहा है नेटवर्क लेयर से, पैकेट्स के फॉर्म में डेटा आएगा,
वो हर डेटाग्राम आपका अक्रॉस द नेटवर्क क्या हो, ट्रांसपोर्ट हो। ठीक है, सही, विदाउट एनी एरर। तो अक्रॉस दी, मैंने नेटवर्क का वर्ड यूज़ कर लिया, अक्रॉस दी लिंक, यानी क्या होगा कि अब डेटा फर्दर आपका किस में जाएगा, बिट्स में जाएगा। तो उसमें डेटा लिंक लेयर बेसिकली सिर्फ विद इन अ नेटवर्क काम करती है, अक्रॉस दी नेटवर्क काम नहीं करती। तो जो नेटवर्क लेयर से डेटा आ रहा है वो पहले जब डेटा लिंक में जाएगा तो वो इनकैप्सुलेट होगा। इनकैप्सुलेट मतलब उस डेटा, वो डेटा में कुछ भी नहीं होगा, ना हेडर ना होंगे ना कुछ टेलर होंगे, उसको एक डेटा फील्ड में प्रोवाइड करेंगे, यानी इसको एनवेलप में बंद करेंगे, उसको एक मैक एड्रेस जो परमानेंट एड्रेस होगा वो प्रोवाइड करेंगे। फ्रेमिंग क्यों करेंगे, ताकि अलग अलग मैक एड्रेसेस के थ्रू वो क्या हो, मतलब फ्रेम्स में आ जाए। फ्रेमिंग क्यों करते हैं, फ्रेमिंग वही करते हैं जैसे मैंने बताया था, ताकि आपके पास ऐसा ना हो कि कोई डेटा आपका मैक एड्रेस के थ्रू गलत जगह चला जाए, ऐसा ना हो, तो फ्रेमिंग कर देते हैं उसकी हम। ठीक है, और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि फ्रेमिंग करने से आपका डेटा रिलायबली जाता है। ठीक है, और हर नेटवर्क लेयर का जो डेटा होता है वो आपका इजीली ट्रांसमिट हो जाता है। और इसमें क्या क्या चीज़ें हो रही होती हैं, इसमें एरर डिटेक्ट और चेक करेक्ट हो रहा होता है, सही है। और इसमें फ्लो कंट्रोल होता है। फ्लो कंट्रोल हम आगे देखते हैं कि फ्लो कंट्रोल में बेसिकली होता क्या है, सही है, सब डिटेल में देखेंगे इंशाल्लाह। तो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलायबल डिलीवरी ऑफ सर्विस बाय मूविंग ईच नेटवर्क डेटाग्राम अक्रॉस द लिंक। ठीक है, अक्रॉस द लिंक है, सही है, नेटवर्क नहीं है, वो आपका नेटवर्क लेयर में होता है कि अक्रॉस द नेटवर्क दिखाया जाता है कि कौन सा शेड्यूल पाथ रहेगा डेटा को भेजने के लिए। यहाँ पर ये किस में काम करेगा, सिर्फ विद इन अ नेटवर्क। ठीक है, अच्छा, ये हेडर पेलोड फील्ड बेसिकली डेटा ही होता है आपके पास, पेलोड एक डेटा होता है जो कि आपका नेटवर्क लेयर से आ रहा है। ये हम एडिशनल चीज़ होती है जो सिर्फ डेटा लिंक लेयर में ही होती है, वो नेटवर्क लेयर में नहीं होती। अच्छा, एमएसी प्रोटोकॉल, अच्छा मैंने बता दिया था मैक एड्रेस क्या करते हैं बेसिकली, कि किस तरह डेटा आपका किस एड्रेस पे जाएगा, मतलब कहाँ जाएगा डेटा आपका, सही है, ये आपका मैक एड्रेस डिसाइड करता है। ठीक है, बाय विच द फ्रेम इज ट्रांसमिटेड ऑन टू द लिंक, यानी बेसिकली ये समझ लें कि मैक एड्रेस के थ्रू जो आपने फ्रेमिंग की ना, वो फ्रेमिंग अब कहाँ जाएंगे, कहाँ फॉरवर्ड होंगे आगे, ये आपका मैक एड्रेस डिसाइड करेगा। तो यानी अगर मैंने हेडर फील्ड में मैक एड्रेस यूज़ नहीं किया तो फिर तो वो गलत डिवाइस पे चला जाएगा, वो गलत रिसीवर के पास चला जाएगा। तो ऐसा तो नहीं करना हमें। अच्छा, उसके बाद है मैक एड्रेस करता क्या है। फॉर एग्जांपल एंड टू एंड कम्युनिकेशन हम कर रहे हैं या पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन कर रहे हैं, मैंने बताया था पॉइंट टू पॉइंट, नोड टू नोड, होप टू होप वर्ड यूज़ यहाँ पर यूज़ होता है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तो अगर लेट्स बोल तो सिंगल सेंडर है और सिंगल रिसीवर है, एक ही रिसीवर है, एक ही सेंडर एक रिसीवर है, तब तो मैक एड्रेस बहुत आसानी से यूज़ हो सकता है क्योंकि परमानेंट एड्रेस है दोनों के, डेटा आपका ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन जब ऐसा होता है कभी कभार आपके पास, जैसे मैंने बताया था कि मल्टीपल डिवाइस हैं, यहाँ पर आपके मल्टीपल डिवाइस हैं और एक ही ब्रॉडकास्ट चैनल है, तब यहाँ पर डेटा लिंक लेयर बहुत काम आती है, क्योंकि ये बेसिकली कोऑर्डिनेट करवाती है फ्रेम्स को, ईच फ्रेम को, कि किस तरह आपको डेटा आगे, यानी किस तरह आपके फ्रेम आगे कोऑर्डिनेट होते हुए ट्रांसमिट होंगे। ठीक है, बाय यूजिंग देयर परमानेंट एड्रेस। तो यहाँ पर यानी जैसे कि अगर मैंने ये एग्जांपल ली हुई है, बिल्कुल सही एग्जांपल ली हुई है, यहाँ पर क्या है, मल्टीपल डिवाइस। अच्छा, बाय द वे ये कौन सी टोपोलॉजी यूज़ हुई है, कौन बताएगा कौन सी टोपोलॉजी यूज़ हुई है। ये आपके पास है स्टार टोपोलॉजी, इसमें सेंट्रल हब होता है, बेसिकली हर डिवाइस कनेक्ट होती है सेंट्रल हब के साथ। ये कौन सी टोपोलॉजी है, मैश टोपोलॉजी है, इसमें हर डिवाइस एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती हैं। ठीक है, तो अच्छा, ज़्यादा रिलायबल ये है। ठीक है, और इसमें ये होता है कि इसमें आपके पास स्केलेबिलिटी बहुत बुरी होती है। क्यों, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कोई नई डिवाइस आएगी तो उसको पूरा आपको सेट करना होगा, एडजस्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू दीज डिवाइसेस। ये आसान होता है क्योंकि इसमें स्केलेबिलिटी इसलिए भी ईजी होती है क्योंकि यहाँ पे एक डिवाइस कनेक्ट हो जाएगी, बस वो सेंट्रल हब से कनेक्ट हुई और सेंट्रल हब जो डेटा भेजेगा वही रिसीव होगा डिवाइस को। लेकिन इसका नुकसान क्या होता है कि अगर सेंट्रल हब भी ख़राब हो जाए तो फिर आपका पूरा नेटवर्क ही डाउन हो जाएगा। सही, तो इट इज़ अ सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। तो अब यहाँ पर जैसे मैंने बता दिया, अच्छा मैं कहाँ था, मैं इधर था। अच्छा, जब आपके पास मल्टीपल डिवाइस हैं और सिंगल ब्रॉडकास्ट, अच्छा सिंगल का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर, मल्टीपल ब्रॉडकास्ट चैनल के लिए फिर नेटवर्क लेयर यूज़ होती है। तो यहाँ पर हर फ्रेम को कोऑर्डिनेट करवाने के लिए, यानी एक के बाद एक फ्रेम आपका जाए अपने करेक्ट नोड पे,
तो यहाँ पर ये फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट और डेटा लिंक का कॉन्सेप्ट आता है कि बेसिकली हर फ्रेम कोऑर्डिनेट होते हैं कि कौन से फ्रेम को किस जगह जाना है थ्रू दी मैक एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ लिखा अब ये प्लेज इंपॉर्टेंट रोल बाय कोऑर्डिनेटिंग द फ्रेम ऑफ मैनी नोड्स। ठीक है, यानी अब कौन से नोड पे कौन सा फ्रेम भेजना है ये आपका डेटा लिंक डिसाइड करेगा। सही। अच्छा, ऑफ मैनी नोड का मतलब ये है कि लेट्स सपोज यहाँ पर ये लेट्स सपोज ये डेटा यहाँ गया, अब पता चला कि इसको एक ये राउटर नज़र आ रहा है, एक ये राउटर नज़र आ रहा है, ये नोड ही है आपके पास। तो अब इस फ्रेम को, जो फ्रेम आ रहा है इधर, जो यहाँ से उठ के यहाँ फ्रेम आ रहा है, इस फ्रेम को यहाँ जाना है, यहाँ जाना है, ये डिसाइड डेटा लिंक करेगी कि इस फ्रेम को आगे यहाँ भेजना है। मेरी बात समझ आ रही? तो ये काम हो रहा होता है इसमें। अच्छा, अब बात करते हैं हम एरर डिटेक्शन की। एरर डिटेक्शन जाहिर सी बात है, एरर आगे जाते हैं। एरर दो तरीके के हो सकते हैं, एक तो सिंगल बिट एरर हो सकता है, एक बर्स्ट एरर हो सकता है। सिंगल बिट एरर क्या होता है, यानी लेट्स सपोज मैंने बिट्स भेजी 0 1 0 1, जब रिसीवर पे वो आई तो ये हो गई 0 वाली 1 हो गई, बाकी सारी वही हैं। तो ये होता है आपका सिंगल बिट एरर, कोई एक बिट आपकी क्या हो जाए, चेंज हो जाए। और किसकी वजह से हो सकती है वो, आपके पास सिंगल बिट एरर आपका एटोनेशन के थ्रू भी आ सकता है, यानी आपका डिस्टॉर्ट हो गया, जो आपने सिग्नल भेजा था फिजिकल लेयर से बिट्स की फॉर्म में, वही डिस्टॉर्ट हो गया। लेट्स सपोज ये नेटवर्क लेयर से जो पैकेट्स आ रहे थे उनमें कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वजह से क्या हो गया, वो ख़राब हो गए, बिट्स चेंज हो गई। बिट्स सिंगल बिट में ये होगा। बर्स्ट एरर क्या होता है, बर्स्ट एरर में ही अगर हम डेटा लें तो इसकी 2 बिट्स लेट्स सपोज चेंज हो जाती हैं, 2 बिट्स चेंज हो गई। मल्टीपल यानी एक से ज़्यादा बिट्स क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती हैं, 2 नहीं, एक से ज़्यादा, तो इसको बोलते हैं बर्स्ट एरर। होता क्या है कि अब तो नोड का वर्ड यूज़ करूँगा यहाँ पर मैं, जैसे लिखा हुआ लाइक चेंजिंग ऑफ बिट्स फ्रॉम 0 to 1 और वाइस वर्सा। अच्छा, फिर इसको फिक्स करने के लिए क्या करते हैं, इसको फिक्स करने के लिए करते हैं कि ट्रांसमिटिंग नोड पे एक पैरिटी बिट भेजते हैं। पैरिटी बिट समझ लें कि एरर डिटेक्शन बिट भेजते हैं। हमने हैमिंग कोड में पढ़ा था, इसलिए मैंने पैरिटी वर्ड जो है आप लोग सब उसको जानते होंगे कि पैरिटी क्या होती है। पैरिटी बिट हम एरर डिटेक्शन के लिए भेजते हैं सेंडर साइड से। रिसीवर साइड क्या करेगा, उसको चेक करेगा, और अगर कोई एरर हुआ तो रिसीवर जो रिसीविंग नोड है वहाँ पर सिर्फ एरर चेक नहीं होगा, करेक्ट भी हो जाएगा बाय आइडेंटिफाइंग दी करेक्ट एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ दैट एरर। सही है, यानी उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को देखते हुए, डिटरमाइनिंग एग्जैक्ट लोकेशन पे ये लिखा हुआ है, उसकी लोकेशन भी आइडेंटिफाई होगी और वो करेक्ट भी होगा। ठीक है, यानी ट्रांसमिटिंग नोड का काम ये है सिर्फ एरर डिटेक्ट करना, एरर डिटेक्शन बिट भेजना बस। रिसीवर का क्या काम है, उसको चेक करना और करेक्ट करना। सही, चेक्ड एंड करेक्ट, सही है, वर्ड यहाँ यूज हुए हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया एरर डिटेक्शन। मैंने यहाँ एक वर्ड यूज़ किया था फ्लो कंट्रोल। अब फ्लो कंट्रोल क्या होता है, फ्लो कंट्रोल में होता है कि जो आपके पास नोड्स हैं दोनों साइड पे, लिंक की दोनों साइड पे ना, होता क्या, यानी एक अरे सिंपल सेंडर है, एक रिसीवर है, ठीक है, दोनों डिवाइसेस है लेट्स सपोज। तो अब मसला ये होता है कि दोनों डिवाइसेस की जो बफर कैपेसिटी होती है वो लिमिटेड होती है। बफर कैपेसिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। बफर का मतलब क्या है, होल्ड करना, किसी डेटा को होल्ड करने की कैपेसिटी। ठीक है, वो आपकी हर नोड की अपने हिसाब से होगी। तो होता ये है, इट हैपेंस दैट समटाइम द रिसीवर रिसीव्स द डेटा एट मच हायर रेट देन इट कैन प्रोसेस। क्या मतलब हुआ, कभी कभार ऐसा होता है कि रिसीवर पे इतना तेज़ी से, इतना फास्टली डेटा आ रहा होता है कि वो उसको हैंडल ही नहीं कर पाता, ओवरफ्लो हो जाता है, ओवरवेल्म हो जाता है। क्या मतलब, एग्जांपल देता हूँ। लेट्स सपोज आपने कोई 40 Mbps स्पीड से आपने डेटा भेजा, अपने सेंडर साइड से आपने डेटा भेजा, पता चला रिसीवर साइड पे तो स्पीड 30 है, स्पीड सिंक्रोनाइज ही नहीं है। सिंक्रोनाइजेशन का वर्ड मैंने यूज़ किया था डेटा लिंक पढ़ाते हुए कि सिंक्रोनाइज होना चाहिए डेटा आपका स्पीड पे, क्योंकि अगर रिसीवर साइड पे स्पीड कम होगी और सेंडर स्पीड ज़्यादा स्पीड से डेटा भेज रहा है तो क्या हो जाएगा, डेटा ओवरफ्लो करने की वजह से आपके जो फ्रेम्स हैं वो क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, रिसीव ही नहीं होंगे। ठीक है, तो ये फ्लो कंट्रोल क्या काम कर रहा होता है, बफर कैपेसिटी टू अवॉइड एनी ओवरफ्लो ऑफ डेटा एट रिसीवर नोड, बिकॉज समटाइम इट हैपेंस कि आपका जो डेटा रिसीव होता है वो बहुत ज़्यादा रेट से आ रहा होता है देन इट कैन प्रोसेस। तो सो डेटा लिंक क्या प्रिवेंट करता है, डेटा लिंक लेयर प्रिवेंट करता है कि सेंडर को कि वो ओवरवेल्म ना करे रिसीवर को।
ठीक है, यानी स्पीड बेसिकली समझे सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन रखता है। अगर सिंपल इसको एक इस पूरे को अगर मैं इस पूरे थ्योरी को अगर मैं एक वर्ड में इंक्लूड करूँ ना, सिंक्रोनाइजेशन, कि आपका डेटा, एरर की बात नहीं कर रहा, सिंक्रोनाइज होना चाहिए। ठीक है, एरर अलग है, एरर में तो बिट्स ही चेंज हो जाती ना। आपने अगर सही उसकी कैपेसिटी के हिसाब से डेटा भेजा लेकिन वो सिंक्रोनाइज ही नहीं था, वो ठीक ही नहीं था, उसमें एरर था, तो ये आपका एरर होता है इन अ बिट्स। वो आपका बस फॉर्म में भी हो सकता है, वो आपका सिंगल बिट एरर भी हो सकता है। सही। लेकिन फ्लो कंट्रोल में ऐसा नहीं होगा। फ्लो कंट्रोल में होता है कि आप डेटा ठीक है लेकिन आपने स्पीड ही नहीं देखी, आपने उसकी कैपेसिटी नहीं देखी, आपको पता चला, आपको पता ही नहीं था कि उसकी कैपेसिटी कितना डेटा आप भेज सकते हो, आपने उसकी होल्ड करने की कैपेसिटी ही एक्सीड कर दी। ठीक है, तो ये एक प्रॉब्लम होती है। अच्छा, डेटा लिंक लेयर जो इम्प्लीमेंट होता है वो आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड के थ्रू होता है, यानी चिप होती है, इसमें सारी जितनी सर्विस होती हैं डेटा लिंक की वो सब आपकी क्या होती हैं, एकोमोडेट होती हैं, जिसमें आपके पास फ्रेम, एरर डिटेक्शन, एक्सेस कंट्रोल सब चीज़ें इसमें आ रही होती हैं। ठीक है, वही लिखा हुआ है, कंट्रोलर दैट हैंडल वेरियस डेटा लिंक सर्विसेज। ठीक है, तो हम इसको हार्डवेयर की फॉर्म में ही इम्प्लीमेंट करते हैं, बस ये बात बताना चाह रहा था। तो ये इस चिप के थ्रू होता है, इसमें एक माइक्रो कंट्रोलर होता है, बेसिकली एक कंट्रोलर, माइक्रो बोल दिया मैंने, सॉरी, एक कंट्रोलर होता है जिसमें आपके पास एक चिप की फॉर्म में होता है, इसमें सारी जितनी आपके पास फ्रेमिंग, एरर डिटेक्शन जो आपके पास सर्विसेज होती हैं उसमें क्या होती हैं, इंटीग्रेट होती हैं। टाइप्स ऑफ फ्रेम, ये मैंने ऐसे लिख दिया था, मुझे नज़र आया तो मुझे इंपॉर्टेंट मुझे लगा तो मैंने लिख दिया। टाइप्स ऑफ फ्रेम, टाइप्स ऑफ फ्रेम का क्या मतलब है? अब फ्रेम जो भेज रहा हूँ, अच्छा मैंने उसका इनकैप्सुलेट का मतलब बता दी कि इनकैप्सुलेशन में क्या करते हैं, डेटा को हम हेडर और ट्रेल फील्ड प्रोवाइड करते हैं। जो आपका नेटवर्क लेयर से डेटा आता है तो हम क्या करते हैं, इसको इनकैप्सुलेट करते हैं ताकि आपका डेटा जब ट्रांसमिट हो, यानी उसका हर डेटा ग्राम का जो हर पैकेट है वो आपका रिलायबली ट्रांसमिट हो। ठीक है, ऑन टू द लिंक। सही है। अच्छा, अब टाइप ऑफ फ्रेम में एक होता है वेरिएबल फ्रेम। वेरिएबल फ्रेम जैसे अभी मैंने बताया, वेरिएबल फ्रेम में होगा कि आपके पास फॉर एग्जांपल मैं किसी से बात कर रहा हूँ और मैंने उसको बताया ही नहीं कि मैंने कितनी बातें आपको बोलनी है, बस मैंने बोलता चला जा रहा हूँ और फिर मैंने क्या किया, मैंने स्टॉप लगा दिया। तो अब पता कैसे चलेगा कि कहाँ से बात स्टार्ट हुई, कहाँ से कहाँ वो स्टॉप हुई? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने बोल दी है, इसको आप ज़रूर रिवाइंड करके देखिएगा कि जब मुझे पता ना हो कि मेरे पास लिमिट क्या है वर्ड्स की या डेटा की, तो वो उस केस में आप एक मार्क लगाते हो जिसको हम हेडर और ट्रेलर भी बोलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जब आपके फ्रेम्स वेरिएबल हों, यानी आपको पता ना हो कि बाउंड्रीज क्या हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ और मुझे नहीं पता, मैंने लेट्स सपोज बहुत सारे वर्ड्स बोल दिए, अब पता ही नहीं कि कहाँ से स्टार्ट लिया, कहाँ पर मैंने ख़त्म किया। तो इस केस में क्या यूज़ करते हैं, हेडर फील्ड्स यूज़ करते हैं। फ्रेम कैन बी डिफरेंट ऑफ साइज, मतलब जब आपके पास फ्रेम साइज वेरिएबल हो, वेरी कर सकता हो। सही है, तो उस केस में आप क्या करते हो, एक मार्क यूज़ करते हो। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, एक बाउंड्री सेट हो जाती है, इसमें आप मतलब हर फ्रेम के स्टार्ट और एंड में आप एक क्या लगा देते हो, एक हेडर और ट्रेलर फील्ड लगा देते हो। स्टार्ट में हेडर फील्ड और एंड में ट्रेलर फील्ड लगा देते हो। ठीक है, जैसे कि कॉमन एग्जांपल लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में क्या हो रहा है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें डेटा आपका आता चला जा रहा है। अब ये पता नहीं कितना डेटा जाएगा, हमने कोई बाउंड्री सेट नहीं की, तभी हम क्या करते हैं, कैप्सुलेट करते हैं डेटा को कि नेटवर्क लेयर से पता नहीं कितना डेटा आ जाए। सही है, लेकिन फिक्स फ्रेम साइज में ये नहीं होता। फिक्स फ्रेम साइज में ये होता है कि वहाँ पर आपके पास पहले से बाउंड्री सेट होती है। लेट्स अगर मुझे 4 फ्रेम भेजने फिक्स हैं, तो वहाँ पर आपको मार्क लगाने की या हेडर फील्ड लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसकी कॉमन एग्जांपल आपके पास एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड होता है, एटीएम में आपको फिक्स होता है कि आपको कितनी बाइट्स यूज़ करनी है, तो वहाँ पर हेडर फील्ड्स की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, चेकसम बेसिकली, अच्छा चेकसम में क्या होता है, चेकसम बहुत इंपॉर्टेंट, ये एरर डिटेक्शन में बेसिकली यूज होता है। चेकसम टेक्निक में ये होता है कि हम जो जितनी बिट्स आ रही है ना, जो फ्रेम्स हैं, जो एक पूरी बिट सिम चल रही है आपके पास, वो आगे मैं बताऊंगा। लेट्स सपोज ये बिट सिम है आपके पास, सॉरी ये बिट सिम है आपके पास। इस पूरी बिट सिम को ये आपके पास जो एंटायर कितने हैं, इसमें 7 बिट्स हैं इत्तेफाक से। तो इस पूरे एक फ्रेम को, ये पूरा एक फ्रेम होगा, इस फ्रेम को हम
डिस्क्रिटाइज कर देते हैं, डिस्क्रीट फ्रेम में डिवाइड कर देते हैं और हर का चेकसम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, चेकसम क्या होता है कि हम जाहिर सी बात है अपनी आसानी के लिए ना सेंटर क्या करता है कि फ्रेम्स को डिस्क्रिटाइज करता है और उसके हर एक फ्रेम का अपना चेकसम देख लेता है, यानी कैरेक्टर काउंट करता है। कैरेक्टर काउंट में क्या होता है कि इसकी जो हेडर फील्ड होती है ना, ये बता रहा होता है कि एक फ्रेम में कितने कैरेक्टर्स आ रहे हैं, लेट्स सपोज अगर 3 लिखा हुआ पहले, तो कैरेक्टर कितने होंगे इस फ्रेम में, 3 कैरेक्टर होंगे, यानी इस फ्रेम में इसका जो कैरेक्टर काउंट होगा क्या होगा, 3 होगा, तो इसका चेकसम 3 हो गया। लेट्स सपोज इस पे आए, यहाँ पर क्या है, अगर हम बढ़ते हैं तो 4 लिखा हुआ है, तो 3 तो हो गया, अब 4 आया, यानी अब आगे, यानी ये आपका क्या है, कैरेक्टर काउंट इसका क्या होगा 4, क्योंकि ये हेडर फील्ड पे है इसकी, और हेडर फील्ड स्पेसिफाई करेगा कि इसमें कितने कैरेक्टर्स हैं, यानी कैरेक्टर काउंट करेगा। कैरेक्टर काउंट थ्योरी मैंने लिखी होगी यहाँ पर कहीं, ये लिखी हुई, सॉरी मैंने ये दिखाई नहीं। इन कैरेक्टर काउंट टेक्निक द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द फ्रेम इज स्पेसिफाइड बाय द हेडर फील्ड दैट अलाउ द दैट अलाउ एक मिनट, हाँ, that tells the receiver that how many characters are there and where the frame end। ठीक है, क्या मतलब, सिंपल सी बात है, ये कहना चाह रहे हैं कि ये आपका कैरेक्टर काउंट ये बता रहा होता है कि आपके पास नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी हेडर फील्ड से हम ये आइडेंटिफाई कर लेंगे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने, ठीक है, और फ्रेम एंड कहाँ से, यानी अगर एंड कहाँ पर हो रहा है, यानी अगर 3 है तो इसका मतलब अब 1 2 3 यहाँ पर फ्रेम एंड हो जाएगा आपके पास। ठीक है, चेकसम क्या होता है, अच्छा अब चेकसम ये होता है कि सेंटर चेकसम भेजता है, वो आपका दोबारा वो कंप्यूट करने के बाद दोबारा से रिकैलकुलेट होता है। अब रिसीवर साइड पे अगर वो चेकसम डिफरेंट आ गया फ्रॉम दैट वन कंटेन इन अ फ्रेम, फ्रॉम दैट कंटेन इन अ फ्रेम, एक्चुअल जो आपका सेंटर साइड से जो चेकसम आया था उससे डिफरेंट आ जाए, उसका मतलब एरर आ गया, क्या आ गया, एरर आ गया। तो चेकसम में क्या होता है कि नंबर प्रोवाइड कर देते हैं आसानी के लिए, कि हम जैसे पता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को सम कर लेते हैं, सेंटर साइड पे जैसे सम कर लिया, लेट्स सपोज यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, लेकिन जब रिसीवर साइड पे ये रिसीवर साइड आ गई तो वो दोबारा से रिकैलकुलेट होता है। क्या हुआ, दोबारा जब आपने रिकैलकुलेट किया तो ये तो पहले फ्रेम को तो सही आ गया, 3 नंबर ऑफ कैरेक्टर्स 3 है, लेकिन जब आगे बढ़े तो इस फ्रेम का, जिसको अब देखें इसका इसलिए फ़ायदा होता है डिस्क्रिटाइज करने का, हम बिट सिम को इसलिए डिस्क्रिटाइज करते हैं ताकि फ्रेम्स में जब आ जाएगा ना मल्टीपल फ्रेम्स में, तो फिर चेकसम के थ्रू आसानी से एरर डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब एरर डिटेक्ट हो गया, देखिए 4 आया, 4 था सेंटर साइड पे, लेकिन जब यहाँ पहुँचे तो यहाँ पर 3 हो गया, यानी काउंट ही ख़राब हो गया आपका, यानी अब एरर आ चुका है, यानी इसका मतलब एरर आपका सही है। तो कैरेक्टर काउंट क्या करता है, कैरेक्टर काउंट में हम पहले तो फ़ायदा क्या होता है कि आप सबसे पहले तो चेकसम के प्रिंसिपल के हिसाब से आप क्या करते हो, पूरे जो आपकी जो पूरी बिट स्ट्रीम होती है, जो फ्रेम होता है उसको आप डिवाइड करते हो नंबर ऑफ फ्रेम्स में। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, कैरेक्टर काउंट में क्या होता है, जो हेडर फील्ड होती है वो बता रही होती है आपके पास कि इसमें कितने कैरेक्टर्स आएंगे और कहाँ आपका फ्रेम एंड हो रहा है। ये हो गया, मैं रिपीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर क्या होता है, हर एक फ्रेम का चेकसम कंप्यूट होता है आपका, वो आपका रिकम्प्यूट होता है आपके पास रिसीवर साइड पे। अगर तो नया आने वाला चेकसम पहले वाले से डिफरेंट होगा, यानी फ्रॉम वन कंटेन इन अ फ्रेम, जो एक्चुअल जो फ्रेम भेजा था सेंडर ने, तो उसके बाद एरर आ चुका है, जैसे यहाँ पर एरर आ गया था। तो यहाँ पर कैरेक्टर काउंट क्या था 4, यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर सही है, यहाँ ख़राब हो गया। तो ये होता है इसमें, लेकिन ये मेथड बहुत रेयरली यूज़ होता है, क्योंकि इसका नुकसान क्या है, अब लेट्स सपोज काउंटिंग ख़राब हो गई, अब आगे लेट्स सपोज बिट स्ट्रीम आ रही थी, तो अब पता ही नहीं चलेगा रिसीवर को कि अब कितने कैरेक्टर स्किप करने हैं, कहाँ आपका फ्रेम, दूसरा फ्रेम, अब आगे अगर कोई और मल्टीपल फ्रेम हुए, लेट्स सपोज आगे मैंने और कोई फ्रेम बना दिए 3 4 5, सही है, ये एक और फ्रेम आ गया। अब उसको पता ही नहीं चलेगा कि आप ये फ्रेम एंड कहाँ हो रहा है और दूसरा फ्रेम स्टार्ट कहाँ हो रहा है, मतलब काउंटिंग जब ख़राब हो गई तो अब रिसीवर को पता ही नहीं है कि आपके पास एरर, तो उसको पता है, इसको कि डेस्टिनेशन को पता है, यानी रिसीविंग नोड जो है उसको पता है कि एरर आ चुका है। ठीक है, फ्रेम आपके गलत हैं, लेकिन अब पता नहीं है कि इस फ्रेम को एंड कहाँ करें और दूसरे फ्रेम को स्टार्ट कहाँ करें। मेरी बात समझ आ रही है? तो ये पहले तो नुकसान ही हो गया। दूसरा ये होता है कि अगर आप लेट्स सपोज ये जो आपके पास ये फ्रेम है वापस भी भेज दें अगर हम,
और बोलें सोर्स को, जो आपका जो सेंडर है उसको बोलें कि दोबारा भेजो, तब भी आपका क्या है, नुकसान ही है, फ़ायदा नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि कितने फ्रेम दोबारा भेजने, क्या पता जो फ्रेम आप भेज दो वो सही हो। तो काउंटिंग जब ख़राब हो गई तो अब आप दोबारा भी अगर एक्सपेक्ट कर रहे हो, यानी अगर आप रीट्रांसमिशन एक्सपेक्ट भी कर रहे हो ना, तब भी वो आपको हेल्प आउट नहीं कर सकेगी। ठीक है, तो ये बहुत रेयरली यूज़ होता है क्योंकि इसमें इसके खुद के एरर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्लैग बाइट यूज़ करते हैं। फ्लैग बाइट में क्या करते हैं कि हम डेटा को हेडर से पहले, तो क्या हेडर में तो हमें करना है बंद, क्योंकि फिक्स फ्रेम जो होता है ना वो हर जगह नहीं होता, वेरिएबल फ्रेम्स ही आ रहे होते हैं, तो आपको हेडर फील्ड प्रोवाइड करनी है। हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ़ पैकेट्स हमारे पास जो होते हैं उनको हम फ्रेम में करते हैं, जैसे बताया था मैंने, फ्रेम में इनकैप्सुलेट करते हैं बाय प्रोवाइडिंग हेडर और ट्रेलर फील्ड। लेकिन यहाँ हम स्टफिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। स्टफिंग क्या करते हैं कि हम हेडर से पहले एक फ्लैग लगाते हैं, और जो आपका जो ट्रेलर होता है उससे पहले हम क्या लगाते हैं, एक फ्लैग लगाते हैं। ठीक है, तो ये टेक्निक आपकी यूज़ होती है। सही है। इसका फ़ायदा क्या होता है, कैरेक्टर काउंट में आता है। कैरेक्टर काउंट, अब इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर तो कैरेक्टर काउंट के वक्त अगर आपका रिसीवर, मैं तभी आहिस्ता बोल रहा हूँ, थोड़ा सुनिएगा इसको, अगर रिसीवर अपना सिंक्रोनाइजेशन लॉस कर भी देता है, यानी ये कैरेक्टर काउंट करते करते भूल जा, मतलब काउंटिंग ख़राब हो जाए, कुछ भी एरर आ जाए, तो सिंपल वो फ्लैग टैग को एक्सेस करेगा और उसको पता चल जाएगा कि आपका वो फ्रेम कहाँ एंड हो रहा है या आपका दूसरा फ्रेम कहाँ स्टार्ट हो रहा है। तो यही यहाँ लिखा हुआ है कि इफ़ ड्यूरिंग कैरेक्टर काउंट इफ़ यूज़र और रिसीवर एवर लॉस द सिंक्रोनाइजेशन इट कैन जस्ट सर्च फॉर द फ्लैग बाइट। सिर्फ फ्लैग बाइट को वो देखेगा और उसको पता चल जाएगा कि इसका फ्रेम कहाँ एंड हो रहा है। ठीक है, और अगर दो कंसेक्यूटिव फ्लैग हम यूज़ करते हैं दोनों साइड पे एंड ऑफ द फ्रेम, यानी फ्रेम के एंड पे लगते हैं, यानी फ्रेम स्टार्ट एंड विद अ स्पेशल बाइट, इसको हम फ्लैग बाइट बोलते हैं। अब जैसे कि ये हेडर, ये फ्रेम है आपका, यह हेडर ट्रेलर आ रहा है, पेलोड क्या डेटा है, डेटा समझ लें इसको, ये लिखा होता है टेक्निकल टर्म, मैंने तभी लिख दिया, वरना ये आपका डेटा ही होता है सिंपल, जो आपको भेजना होता है। सही है, हम क्या लगाते हैं, फ्लैग लगा देते हैं। अगर काउंटिंग स्टार्ट हो रही है, कैरेक्टर काउंट हो रहा है, तो ये फ्लैग देखेगा, वो समझ जाएगा आपका फ्रेम स्टार्ट हो गया। दूसरा फ्लैग देखेगा, फ्रेम एंड हो गया, ख़त्म हो गई बात, कोई मसला ही नहीं है। सही है, इसको बोलते हैं स्टफ़ करना, यानी हम हेडर से पहले फ्लैग को स्टफ़ कर देते हैं। अच्छा, अब क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई, ABC आपके कैरेक्टर्स हैं, ये फ़िलहाल कैरेक्टर्स की बात कर रहा हूँ। उसमें एक कैरेक्टर, यानी इस कैरेक्टर में, एक कैरेक्टर में बिट्स होंगे, 8 बिट्स होंगे, 8 बिट कैरेक्टर है ये, बिट्स नहीं है। फ्रेम है, हम क्या करते हैं, स्टफ़ करते हैं फ्लैग को स्टार्ट और एंड में। ठीक है, फ्लैग बाइट, फ्लैग बाइट और स्टफिंग, कैरेक्टर स्टफिंग। अब नुकसान क्या होगा इसका, एक और ड्रॉबैक भी है। फ्लैग लगा दिया, क्या हुआ, आप ऐसा डेटा भेज रहे हो जिसके अंदर ही एक फ्लैग है। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। लेट सपोज मैंने भेजा AP फ्लैग, ये मेरा डेटा है, लेट्स सपोज मैंने डेटा भेज दिया। सही है, तो अब हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्लैग बाइट हम हर स्टार्ट में और एंड में फ्लैग लगा देते हैं। फ्लैग बाइट ने तो अपना काम पूरा कर दिया, नुकसान क्या हो गया कि ये फ्लैग बाइट एक्सीडेंटली अकर हो गया इस डेटा के अंदर। तो अब इस फॉर्मेट में अगर मैं डेटा भेजूंगा तो नुकसान ये होगा कि जब रिसीवर इस डेटा को देखेगा तो जब यहाँ से देखना शुरू करेगा वो कहेगा हाँ ये तो फ्लैग का पार्ट है, यानी अब आपका ये फ्रेम स्टार्ट हो गया, डेटा बीच में आ रहा है। जब वो इस फ्लैग को देखेगा ना तो फिर क्या करेगा, वो इसको समझेगा ये एंड फ्लैग बाइट है, तो वो सिर्फ इस डेटा को भेज देगा, बाकी सबको इग्नोर कर देगा, जबकि ये तो डेटा का पार्ट था, ये तो वो फ्लैग ही नहीं है, वो फ्लैग तो आगे आने वाला था। लेकिन अगर आप रिसीवर को तो पता ही नहीं है, ज़ाहिर सी बात है, आपने फ्लैग लगाया हुआ था, उसने कहा कि हाँ फ्लैग आ गया, अच्छा चलो बस बीच का डेटा भेज दो, बाकी का छोड़ दो, तो ये तो एरर आ गया
ये तो नुकसान हो गया। क्यों नुकसान हो गया? क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अब आपका ये तो स्किप हो जाएगा, क्योंकि ये तो आपने इसको वो समझेगा ये तो स्पेशल बाइट है, ये तो एंड में आ रही है, इसका मतलब सिर्फ बीच वाले डेटा आपका फॉरवर्ड होगा और ये आपका इग्नोर हो जाएगा यानी। जबकि ये तो डेटा में इंक्लूड था, मतलब डेटा इस ए बी के साथ ये भी जाना था। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है? जबकि ये वो था जिसको देख के आपको बताना था कि फ्रेम एंड हो गया, वो समझेगा यहाँ फ्रेम एंड हो गया। तो अब इसको अवॉइड करने के लिए हम स्पेशल स्किप बाइट यूज़ करते हैं, इसको बोलते हैं ESC। तो अब क्या करेंगे, डेटा आपका इस फॉर्म में जाएगा, आपने A P, अब आपका फ्लैग आ रहा है, यानी यहाँ पर फ्लैग आ रहा है, आपको पता है फ्लैग आ रहा है। अब क्या करोगे, इससे पहले ESC यूज़ कर दोगे, आप फ्लैग भेज दोगे, और फिर आपका नॉर्मल फ्लैग जो एंड में होता है, थोड़ा स्पेस के साथ लिख दिया मैंने ताकि, ठीक है, ये आपका फ्लैग हो गया। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये आपका जब अच्छा अब होगा क्या, अब ये डेटा आपका जब रिसीवर साइड पे जाएगा तो पहला फ्लैग देखेगा अपना, इसने पहला फ्लैग देखा, उसने कहा उसका मतलब फ्रेम स्टार्ट होगी आपका। फिर इसने AB देखा, उसने कहा ये तो डेटा का पार्ट है। उसके बाद इसने जब फ्लैग देखा ये वाला, लेकिन जब उसने ESC पहले देखा, जब हमने देखा है कि पहले ESC आ रहा है, स्किप बाइट आ रही है, इसका मतलब ये है कि ये वो स्पेशल बाइट नहीं है जो हम यूज़ करते हैं स्टफिंग के लिए। इसका मतलब ये है कि ये आगे, ESC का मतलब ये है कि आगे वाला जो आपका कैरेक्टर है वो डेटा का पार्ट है, यानी ये डेटा का पार्ट है, इसको भेजना है इन AB के साथ। सही है, तो अब डेटा आपका किस फॉर्मेट में जाएगा, रिसीवर पे AB फ्लैग, अब डेटा इस तरह जाएगा। ठीक है, तो अब जब आपके पास ये लिखा हुआ है, थ्योरी में सब ये चीज़ लिखी हुई है, विद द फ्लैग स्टफिंग द फ्लैग बाइट में अकर इन द डेटा एक्सीडेंटली, तो अवॉइड दिस द स्पेशल स्केप बाइट इज यूज्ड और इंसर्टेड बिफोर ईच स्केप बाइट यूज बिफोर ईच एक्सीडेंटली फ्लैग, बिफोर यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका फ़ायदा क्या होता है, दी स्केप बाइट्स गेट रिमूव एट दी रिसीवर नोड, जब रिसीवर साइड पे जाते हैं तो हम स्केप बाइट हटा देते हैं ताकि आपके पास वही डेटा नेटवर्क लेयर पे जाए जो हमें भेजना है। सही है, तो इसमें यहाँ पर एग्जांपल दी हुई है कि लेट्स सपोज अ डेटा फ्रॉम अपर लेयर, आपका डेटा आ रहा है इस फॉर्म में, तो हम क्या होगा, इसको फ्लैग दिया, हेडर, ये हेडर है, फ्लैग, अच्छा सॉरी फ्लैग है, स्पेशल बाइट है, हेडर है, फ्लैग क्या बताएगा, फ्रेम स्टार्ट हो गया, हेडर आ गया। AB फ्लैग के पहले हम क्या यूज़ करते हैं, ESC यूज़ कर लेते हैं। अब क्या हुआ, इस डेटा के अंदर ESC दोबारा आ गया, फ्लैग तो आया ही आया, ESC भी आ गया, तो हम क्या करेंगे, इस ESC से पहले भी एक ESC लगा देंगे, यानी एक ये ESC यूज़ किया जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ और एक मैंने ये ESC यूज़ किया जो मैंने अंडरलाइन किया हुआ। तो क्या होगा, 2 एक्स्ट्रा बाइट आपने लगानी पड़ेंगी, तब आपका एंड में डेटा इस तरह जाएगा। ESC अच्छा ये ट्रेलर आ गया, उसके बाद दोबारा फ्लैग आ गया। फ्लैग क्यों, क्योंकि हम एंड करते हैं फ्रेम को थ्रू फ्लैग। सही, बिफोर ट्रांसमिटिंग टू अनदर लेयर आपकी फिजिकल लेयर ही होगी, इसके बाद जाहिर सी बात है डेटा लिंक के बाद, या अगर आप रिसीवर साइड से देख रहे हो तो वो नेटवर्क लेयर होगी। यानी डेटा आपका जाना इसी फॉर्मेट में ही है, लेकिन ये आपका ये कौन सा पार्ट है, बीच वाला डेटा लिंक का पार्ट है। हेडर, ट्रेलर, ये सारा आपका डेटा लिंक में होता है, ये फ्लैग चीज़ें सब डेटा लिंक में होती है। जब दूसरी लेयर में जाती हैं तो वो ये फॉलो नहीं करती, ये सब चीज़ें नहीं जाती, हटा दी जाती हैं। सही है, ये इसलिए भेजा जाता है ताकि कोई एरर ना आए डेटा में। ठीक है, अगर एरर आ गया तो दोबारा रीट्रांसमिशन करवानी होगी और उसमें ज़ाहिर सी बात आपका टाइम वेस्ट होगा, जो भी है नुकसान होगा। बिट स्टफिंग में करते हैं कि बिट स्टफिंग ये होता है कि कभी बार आपके पास फ्लैग बाइट की जो बिट्स होती हैं, अच्छा फ्लैग बाइट की बिट्स ये होती हैं, यही होती हैं फ्लैग बाइट की बिट्स, ये आपकी एक्सीडेंटली अगर हो जाती हैं, अपेयर हो जाती हैं किसमें, डेटा के साथ, इन एक्चुअल डेटा। तो इंश्योर करने के लिए कि बिट जो हैं वो क्या हो, ओवरलैप ना हो फ्लैग बिट्स के साथ, तो हम क्या करते हैं, बिट स्टफिंग यूज़ करते हैं। क्या मतलब, मुझे पता है कि इस तरह का फॉर्मेट होता है फ्लैग बाइट की बिट्स का, फ्लैग बिट्स का, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर क्या करते हैं हम, सेंडर देखता है कि अगर आपके पास 5 कंसेक्यूटिव वंस आ रहे हैं बिट्स में, अच्छा ये लेफ़्ट टू राइट, क्योंकि डेटा आपका ट्रांसपोर्ट होता है लेफ़्ट टू राइट, तो हम यूँ चेक करते हैं, मैं एरो बना देता हूँ यूँ, लेफ़्ट टू राइट, यानी अगर आपके पास बिट्स हैं 0 1 1 1 1 1 1 0, तो चेक यहाँ से नहीं होंगी, इस साइड से होंगी। ठीक है, तो अब अगर कंसेक्यूटिव वंस आ जाते हैं, यानी अगर यहाँ पर 1 1 1
5 दफ़ा आ गया है, यानी अगर देखें यहाँ पर 1 आ गया, तो हम क्या करते हैं इसके बाद एक 0 लगा देते हैं, 0 1 0। तो डेटा आपका इस फॉर्मेट में, इसको बोलते हैं बिट स्टफिंग, यानी हम इंसर्ट करते हैं 0 बिट आफ्टर 5 कंसेक्यूटिव वंस। इसलिए होता है कि डिस्टिंग्विश होता है कि डेटा आपका फ्लैग बाइट नहीं है, डेटा है, भेज दो इसको। वरना क्या होगा इस फॉर्मेट, अगर फॉर एग्जांपल डेटा है वो इस तरह है, अब वो रिसीवर समझेगा तो फ्लैग बाइट है तो इसको स्किप कर देगा वो, जबकि इसको भेजना था हमें। तो इसलिए हम बिट स्टफिंग टेक्निक यूज़ करते हैं। ये यहाँ पर एग्जांपल है। अब थोड़ा सा असाइनमेंट के क्वेश्चन भी देख लेते हैं, टाइम तो बहुत ज़्यादा हो गया लेकिन खैर देख लेते हैं। मेरे ख्याल में ये आप लेक्चर अगर आप लोगे तो इंशाल्लाह मेरी गारंटी है कि समझ में तो आपको आएगा। मैंने कोशिश की अपने नोट्स में भी वही वर्ड्स यूज़ करूँ जो कि आपको ईज़िली समझ आएँ, और मैंने वैसे भी एक्सप्लेन कर दिया। तो मैं कोशिश करूँ जब नोट्स बनाऊँ तो ईजी वर्ड्स यूज़ करूँ, क्योंकि मुश्किल वर्ड में आपको कोई ना एक्स्ट्रा मार्किंग मिलेगी ना आपको मार्क्स आपके डिटेक्ट होंगे। आप जितना आसानी से टीचर को समझाओगे मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो अब ये है, ये कैरेक्टर आप इनकोड कर रहे हो, इसमें क्या है, ए आपका डेटा मौजूद है, बी मौजूद है, फ्लैग बाइट भी गिवन। देखिए फ्लैग बाइट आपको उसी फॉर्मेट में गिवन है जिस तरह मैंने अभी बताई है। 0 और 6 दफ़ा आपके पास क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 0 आ रहा है। नहीं सही है। ESC, अच्छा बिट सीक्वेंस ट्रांसमिटेड इन बाइनरी, मतलब बाइनरी भेजना है मेरे डेटा को, कैरेक्टर फ्रेम में भेजना है और इस फॉर्मेट में भेजना है विथ ईच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। सही है, पार्ट ए हो गया। अब मेरे ख्याल में बहुत इजी हो जाएगा ये समझना। ए भी फ्लैग आ गया, ESC सब गिवन है, डेटा का फॉर्मेट ये है भेजना है, मतलब इस फॉर्मेट डेटा आपको भेजना है। क्या होगा, पहले क्या कह रहा है वो, कैरेक्टर काउंट करके दिखाओ। कैरेक्टर काउंट क्या करते हैं, पहला हेडर फील्ड बता रहा होता है, स्पेसिफाई करता है कि कितने कैरेक्टर्स इसमें हैं। तो कितने कैरेक्टर्स होंगे इसमें, कितने कैरेक्टर्स होंगे इसमें, 4। तो इसका मतलब ये आपके पास क्या हो जाएगी, कैरेक्टर क्या बोलते हैं इसको, या यानी इसका कैरेक्टर काउंट बाइनरी में क्या होगा 4, ये बाइनरी में कन्वर्ट किया होगा मैंने सिंपल। ठीक है, पार्ट बी, एडिंग फ्लैग बाइट एट द स्टार्ट, क्या पूछ रहा है वो, फ्लैग बाइट्स विद बाइट स्टफिंग, यानी फ्लैग बाइट यूज़ करने हैं हमें। ठीक है, यानी फ्लैग बाइट भी यूज़ करना है, बाइट स्टफिंग भी करनी है। ठीक है, यानी वही एक्स्ट्रा ESC यूज़ करना होगा आपको। तो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, फ्लैग बाइट लगा दिए, डेटा गिवन था मुझे दोनों साइड पे, यानी ये तो डेटा मुझे गिवन था AB ESC फ्लैग, मैंने क्या किया कि दोनों स्टार्ट पे और एंड पे क्या लगा दी, फ्लैग लगा दिए, काम मेरा हो गया। उसके बाद क्या है, फ्लैग बाइट विद बाइट स्टफिंग। अब ज़ाहिर है इसका नुकसान मुझे कौन बताएगा, कौन चीता मुझे इसका नुकसान बताएगा। इसका नुकसान ये होगा कि जब फ्लैग आएगा, अब ये फ्लैग आएगा तो वो उसको एंड फ्लैग समझ के इसको इग्नोर कर देगा, जबकि एंड फ्लैग ये था। तो आप क्या करते हैं, यहाँ बाइट स्टफिंग यूज़ करते हैं, यानी हर ESC से पहले भी ESC लगा देंगे और इस फ्लैग से पहले भी ESC लगा देंगे, और फिर आपके पास एंड फ्लैग आ जाएगा। ठीक है, और इसको बाइनरी फॉर्म में लिख दिया आपने, सिर्फ बाइनरी में लिखा है, गिवन है आपके पास, फ्लैग की बाइनरी लिख दी, सबकी बाइनरी लिख दी, क्योंकि यहाँ लिखा होता इन बाइनरी फॉर्म कुछ करके लिखा होता है, इन बाइनरी फॉर द 4 कैरेक्टर्स। अच्छा, स्टार्टिंग एंड एंडिंग फ्लैग बाइट विद बिट स्टफिंग। बिट स्टफिंग में क्या करते हैं हम, बिट स्टफिंग में जहाँ कंसेक्यूटिव वंस आ रहे होते हैं, अच्छा यहाँ पर मैंने कंसेक्यूटिव वंस पे क्यों चेंज नहीं किया, क्योंकि फ्लैग बाइट है, यहाँ पर नहीं करना। डेटा में जब कंसेक्यूटिव वंस आएंगे, देखें कंसेक्यूटिव वंस जब फ्लैग में आएंगे तब थोड़ी आपको करना है बिट स्टफिंग, जब डेटा में कंसेक्यूटिव वंस आ जाएंगे, यानी डेटा में ये डेटा है आपका पूरा, इसमें जब कंसेक्यूटिव वंस आएंगे तब करेंगे हम बिट स्टफिंग। तो यहाँ पर नहीं, कंसेक्यूटिव वंस नहीं है, आपका A है, ये B है। अच्छा मैंने यहाँ पर एक 0 एक्स्ट्रा इसलिए लगा दूँ कि इसको 8 कैरेक्टर मुझे कंप्लीट करने थे। तो वैसे तो यहाँ पर 110 की फॉर्म में, यानी इस तरह, तो यहाँ पर मैंने एक 0 खुद से लगा दिया ताकि 8 बिट का डेटा हो जाए। ना करें तब भी कोई मसला नहीं होगा। सही है, वैसे 0 तो वैसे ही हो, क्या होगा 0 ही होगा। सही है, यानी अगर कुछ ना भी होता तब भी 0 ही है वहाँ पर, तो मैंने इसलिए 0 यहाँ यूज़ कर लिया। तो A में तो आपके पास नहीं है, A में तो आपके पास क्या नहीं है, कंसेक्यूटिव वंस नहीं है, B में भी नहीं है। क्या आपके पास ESC में है, नहीं है। फ्लैग में, हाँ फ्लैग में आपके कंसेक्यूटिव वंस आ रहे थे, तो मैं क्या करूँगा 5 के बाद क्या करूँगा, इसको 0 कर दूँगा, यानी 1 बिट को क्या कर दूँगा 0 कर दूँगा। क्वेश्चन नंबर 2, वही क्या करना है, मैं लिखा हुआ बाइट स्टफिंग करनी है, एल्गोरिथम अप्लाई करना है बाइट स्टफिंग का। यहाँ मैंने एक ही वर्ड पढ़ा है और मैं यहाँ पर स्टार्ट हो गया, बाइट स्टफिंग करनी है। तो आउटपुट आफ्टर स्टफिंग, तो बस वही काम कर दिया मैंने, मेरे ख्याल में ये समझ आ जाएगा आपको। सही है। क्वेश्चन नंबर 3,
यूज़ बाइट स्टफिंग मेथड फॉर द फॉलोइंग डेटा एंड शो द फ्रेम दैट विल बी ट्रांसमिटेड आफ्टर स्टफिंग। यानी आफ्टर स्टफिंग आपके पास डेटा किस तरह आपका ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो क्या करना था इसमें, सही। तो अब वही स्टफिंग वाला ही इसमें शो फ्रेम दैट विल बी ट्रांसफर आफ्टर, सही। तो ये आपके पास गिवन था, इसमें मैंने बाइट स्टफिंग अप्लाई की, ठीक है, और मेरे ख्याल में क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बस यही था, इसमें वही काम करना था। इसमें बिट स्टफिंग करनी है इस मेथड में, तो बिट स्टफिंग आपकी इस तरह हो जाएगी। देखिए कंसेक्यूटिव वंस कहाँ आ रहे हैं, यहाँ तो नहीं आ रहे, यहाँ आ गए कंसेक्यूटिव वंस तो एक ज़ीरो लगा दिया। कंसेक्यूटिव वंस 5 के बाद 3 4 5, सही, ये आ गया आपके पास, सही है। तो कंसेक्यूटिव वंस आ गया, उसके बाद आपके पास क्या होगा कि यहाँ पर आगे कोई कंसेक्यूटिव वंस आ रहे हैं, हाँ ये आ गए, ये लगा दिया आपने। उसके बाद इसमें भी वही काम हुआ हुआ है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में दैट्स ऑल फॉर टुडे, मतलब आसान सा है, आप पढ़ के भी आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। तो इसमें आगे कंसेक्यूटिव वंस देखें, मैं खुद भूल गया इतना ज़्यादा है। ये रहा एक कंसेक्यूटिव वंस यहाँ आ गया, पहले ये आ गया तो हमने आगे ज़ीरो लगा दिया, 5 दफ़ा वंस आ गया, ज़ीरो लगा दिया, फिर हमने यहाँ पर लगा दिया, नहीं यहाँ पर 1 मिनट, ये आया आपके पास, उसके बाद ये यहाँ पर आया, फिर आपके पास ये आए कंसेक्यूटिव वंस, ये एक ज़ीरो लग गया, सही है। तो इस तरह फिर आपके पास चलते चले गए, फिर आपके पास यहाँ पर ये ज़ीरो लग गया, फिर कंसेक्यूटिव वंस चलते चले गए, फिर आपके पास ये ज़ीरो लगा है, देख लिया इसको, इसमें हो सकता है मैंने एरर कर दिया हो, लेकिन नहीं होगा, ये ज़ीरो सही है, सही सही है, ये ज़ीरो आ गया। उसके बाद आपके पास 0 1 0 0 0 1 6 3 दफ़ा ज़ीरो आ रहे हैं। उसके बाद आपके पास क्या हो रहा है, 5 दफ़ा 1 आ गया और आखिर में ये ज़ीरो आ गया, लेकिन यहाँ नहीं था, यहाँ आ गया, सही है। तो ये आपका बिट स्टफिंग वाला टॉपिक है, इसको देख लीजिएगा और मैं नोट्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो इसको चेक कर लेगा, क्रॉस चेक कर लेगा, अगर कुछ एरर हो तो बता दीजिएगा। मेरे ख्याल में आसान सा ही है, तो इसमें कुछ मसला होगा नहीं इंशाल्लाह। असल चीज़ से कॉन्सेप्ट, मैंने कॉन्सेप्ट में ज़्यादा टाइम लगाया, मुझे पता है असाइनमेंट अगर मैं पहले शुरू करता समझाना तो इतना अच्छा समझ में नहीं आता। कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ आ गए तो ये बहुत ईजी है, ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। तो दैट्स ऑल टुडे, अल्लाह हाफ़िज़।